प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10वीं के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय से शुरू करेंगे और इसके आधार पे कुछ बहुत ही रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। फिर कक्षा 10वीं के हिंदी के अध्याय देव का अध्ययन करेंगे। फिर कक्षा 12वीं के गणित के अध्याय आव्यूह का भी अध्ययन करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद कक्षा 12वीं के अध्याय स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन करेंगे और इसके आधार पे कुछ रोचक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के परिचय का 2 पार्ट हम पिछली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट 3। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये एक टेबल है जो आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात कुछ पर्टिकुलर कोणों पर दिया हुआ है। इस टेबल को हम रीड कैसे करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि वैल्यूज कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साइन थीटा से। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है तो साइन थीटा 0 डिग्री पर, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान होगा 0, यानी कि 0। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान होगा 1 में वर्गमूल 2 और साइन 60 डिग्री का मान होगा वर्गमूल 3/2 तथा साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। इसी प्रकार हम बाकी अनुपातों को निकालेंगे, जैसे कि अगर मुझे कॉस का निकालना है तो कॉस 0 डिग्री पर होगा 1। तो इस तरीके से आप बाकी वैल्यूज को भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका मान कौन से कोण पर कितना होगा। तो आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न इस पर बेस्ड आते हैं काफी। चलिए देखते हैं कि इस टेबल को इजीली बनाया कैसे जाए, ताकि अगर किसी ऐसे सिचुएशन में जब आपको याद ना हो ये टेबल या आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू याद ना हो, तो आप किस तरीके से उस मोमेंट पे टेबल बना करके खुद से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल टेबल के सारी वैल्यूज को मिटाते हैं और एक ब्लैंक टेबल लेते हैं। ये हमारा ब्लैंक टेबल है। कॉर्नर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ऊपर होगा कोण जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। नीचे हम लिखेंगे अनुपात। अनुपात आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात हैं, तो हम 6 के 6 अनुपात नीचे लिखेंगे। पहला है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा को निकालने के लिए हम 0 से शुरू करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखेंगे। 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार हमने 5 कॉलम में 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख ली। अब आखिरी संख्या है हमारा 4। तो इस 4 से हम सभी संख्याओं को भाग देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। तो पहला वर्गमूल हो गया वर्गमूल 0/4,
फिर वर्गमूल 1/4, फिर वर्गमूल 2/4, फिर वर्गमूल 3/4, फिर वर्गमूल 4/4। अब इसको हल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले का मान आएगा 0 यानी कि 0, दूसरे का मान आएगा 1/2, तीसरे में 2 से 4 को काटेंगे आप, 2 बार में कटेगा तो ये वर्गमूल आ जाएगा 1/2। चौथा है वर्गमूल 3/2 और पांचवे में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, तो वर्गमूल 1 का मान होगा 1। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया है पांचों स्पेसिफिक एंगल्स यानी कोणों पे। तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा वाले कॉलम में। अब देखिए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। साइन थीटा के टेबल को यूज करके हम कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस 0 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं साइड के मान को बाएं साइड से शुरू करेंगे, यानी साइन के दाएं साइड का जो मान है वो कॉस के बाएं साइड से शुरू हो जाएगा, यानी 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के, यानी साइन 90 डिग्री का मान होगा कॉस 0 डिग्री के। इसी प्रकार दूसरा मान यहाँ आ जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री बराबर होगा कॉस 30 डिग्री के। अगला मान हम यहाँ लिखेंगे, यानी साइन 45 डिग्री बराबर है कॉस 45 डिग्री के। चौथा मान यहाँ आ जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान बराबर होगा कॉस 60 डिग्री के। और इसी प्रकार आखिरी टेबल में लिखेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का मान होगा कॉस 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हमें साइन थीटा का मान भी पता है और कॉस थीटा का मान भी पता है, तो इस प्रकार हम टेन थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा के मान को न्यूमरेटर में यानी अंश में रखेंगे और कॉस थीटा के मान को हर में यानी डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आता है 0 बटे में 1, यानी 0 है साइन 0 डिग्री का मान और 1 है कॉस 0 डिग्री का मान। तो इस प्रकार हम टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब 0 बटे 1 क्या होता है, 0। तो इस प्रकार हम टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात कर पाए हैं और इसी प्रकार हम बाकी मान भी ज्ञात कर पाएंगे। तो अब आप देखिए टेबल में टेन 0 डिग्री हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे में कॉस 0 डिग्री यानी कि 0। टेन 30 डिग्री यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 30 डिग्री, जो कि बराबर आ जाएगा 1/3 के। इसी प्रकार टेन 45 डिग्री बराबर होगा साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री यानी 1 के। इसके बाद वर्गमूल 3 तथा आखिरी देखिए अपरिभाषित। अपरिभाषित का क्या अर्थ है, अब अगर हम टेन 90 डिग्री यानी टेन 90 डिग्री ज्ञात करना चाहे तो आप देख सकते हैं साइन का मान 1 है और कॉस का मान 0 है। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है अपरिभाषित, इसीलिए टेन 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अब कोसेक थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। साइन थीटा का मान हमें पता है तो हम इस प्रकार से कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम है तो हम साइन थीटा के सभी मान का व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिखेंगे। तो इस प्रकार 0/1 यानी 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। साइन का मान 30 डिग्री पर 1/2 है तो कोसेक का मान 30 डिग्री पर 1/2 का उल्टा यानी 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2। इसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री का मान 1/2 की जगह पर वर्गमूल 2 हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/3 हो जाएगा और कोसेक 90 डिग्री का मान 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा निकालने के लिए हम फिर से सेक थीटा का फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें कॉस थीटा का मान पता है और सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है तो हम कॉस थीटा का व्युत्क्रम करेंगे, मतलब फिर से हम अंश के मान को हर में और हर के मान को अंश में लिखेंगे। तो सेक थीटा 0 डिग्री पर आ जाएगा 1, सेक थीटा
30 डिग्री पर आएगा 2/वर्गमूल 3। सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा वर्गमूल 2। सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 तथा सेक 90 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित, क्योंकि कॉस का मान 0 है 90 डिग्री पर, तो 0/1 का उल्टा होगा 1/0 और 1/0 अपरिभाषित होता है। अब आखिरी क्या है, कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, यानी कॉट थीटा है tan थीटा का व्युत्क्रम, तो हम tan थीटा वाली पूरी लाइन का व्युत्क्रम निकालेंगे। इस प्रकार कॉट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि tan 0 डिग्री पर 0 है और 0/1 का अगर हम व्युत्क्रम निकाले तो वो होता है अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा वर्गमूल 3, क्योंकि 1/वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम वर्गमूल 3 होता है। इसी प्रकार 1 का व्युत्क्रम 1, वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम 1/वर्गमूल 3, यानी कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1/वर्गमूल 3 और कॉट 90 डिग्री का मान होगा 0। तो इस प्रकार से आप टेबल खुद से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस टेबल का यूज कैसे करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन सामने आते हैं। मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 60 डिग्री। तो अगर मुझे इसका मान निकालना है तो मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री का मान रखूंगी टेबल में से देख करके। चलिए आप लोग साथ में बुक खोल लीजिए और टेबल में वैल्यूज मैच करते रहिए। साइन 60 डिग्री का मान क्या है? साइन 60 डिग्री का मान है वर्गमूल 3/2। उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान फिर से क्या है, वर्गमूल 3/2, फिर जमा, फिर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुने में कॉस 60 डिग्री का मान देखिए तो ये है 1/2। अब इसको हम हल करेंगे। इसके लिए वर्गमूल 3/2 गुने वर्गमूल 3/2 का मान होगा 3/4। इसके बाद जमा है तो जमा, उसके बाद 1/2 गुने में 1/2 का मान होगा 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 जमा 1/4 यानी कि 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 1, यानी साइन 60 डिग्री गुने में कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री गुने में कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का हल कर सकते हैं टेबल का प्रयोग करके। इस वीडियो में हमने सीखा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम अपनी अगली वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। पूरक कोण आप लोग जानते होंगे, पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, यानी कोई से भी दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होगा उसको हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो आने तक आप लोग अध्याय 8.2 के सभी प्रश्नों का हल कीजिए तथा साथ ही उदाहरणों को भी हल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं देव। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कवि देव के बारे में कि कवि देव कौन है
और इनका साहित्य किस प्रकार का है। इसके बाद हम अध्याय 3 में जिन कविताओं का संकलन किया गया है उसके बारे में जानेंगे कि उसका स्वरूप कैसा है, उसकी विषय वस्तु कैसी है। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम पहले सवैये का अर्थ भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि देव, जिनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी, रीतिकालीन के एक प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकालीन कवि कौन होते हैं? विद्यार्थियों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। रीतिकालीन कवि वे होते हैं जो एक रीति के अंदर बंधकर कविताएं लिखते हैं। वह रीति श्रृंगार, अलंकार किसी की भी हो सकती है। कवि देव की कविताओं में हमें ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। जैसा प्रयोग हमने सूरदास की कविता में देखा था, वैसा ही ब्रज भाषा का स्वरूप हमें कवि देव की कविताओं में मिलता है। बस अंतर यह है कि सूरदास ने भक्ति परक रचनाएं लिखी, पर कविदेव ने श्रृंगार परक रचनाएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताओं का अध्ययन करें तो हमें इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता और अलंकारिकता का प्रभाव बहुत मिलता है। श्रृंगारिकता का अर्थ होता है सुंदर, प्रेम इत्यादि, और अलंकारिकता का अर्थ होता है विशेष प्रकार के अलंकार जिन्हें कविताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे और अलंकार प्रकरण में करेंगे। विद्यार्थियों, कविता को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए सबसे पहले कविता का प्रसंग जानते हैं। आज जिस सवैये का अध्ययन हम करने वाले हैं वह कृष्ण के सौंदर्य पर लिखा गया एक सवैया है। इसमें कवि ने कृष्ण के जिस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और जिस प्रकार से किया है वह बहुत ही रोचक और आकर्षक है। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए उस सवैये को पढ़ते हैं। सवैये का अर्थ जानने से पहले यह स्वाभाविक है कि हम उस सवैये का पाठ कर लें। तो आइए करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे हैं, किटी किंकिनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रिज दूल्हा देव सहाय। विद्यार्थियों, आप इसे पढ़ते समय यह महसूस कर रहे होंगे कि इस कविता में एक ध्वनि है, एक लय है, एक संगीत सा अनुभव है। यह इस कविता की एक अन्यत्र विशेषता है, इसीलिए विद्यार्थियों इसे चिन्हित कर लें। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता का अर्थ जानते हैं। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पाजे, मंज बजे हैं यानी मध्यम ध्वनि बज रही है, कटी यानी कमर, किंकिनी यानी कमरबंद, के धुन की मधुराई यानी कमर में पहने हुए कमरबंद की जो ध्वनि है वह बहुत ही मधुर मधुर आ रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? अगर अर्थ यह है कि कृष्ण के पैरों में सुंदर पाजेब और कमर में बंधे कमरबंद की ध्वनि बहुत ही मधुर है, तो यह बिल्कुल सही अर्थ है। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अगली पंक्ति है, सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी सांवरे यानी सामले, अंग यानी शरीर, लसे यानी लिपटे हुए, पट यानी कपड़ा और पीत यानी पीला, यानी सांवरे अंग पर लिपटा हुआ पीला वस्त्र। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये यानी गर्दन का जो हिस्सा होता है उसे हिये बोलते हैं। हुल से यानी आनंदित होना, बनमाल यानी वैजंती माला, और सुहाई यानी शोभा दे रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल सही, इस पंक्ति का अर्थ कुछ इस प्रकार होगा कि सावले शरीर पर लिपटे पीले कपड़े और गले में वैजंती के फूलों की माला श्री कृष्ण को बहुत ही सुशोभित कर रही है। विद्यार्थियों देखिए कितना सुंदर श्री कृष्ण का वर्णन
कवि ने इस सवैये में किया है। आइए अब हम अगली पंक्ति देखते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख छंद जुनाही। यानी माथे यानी सिर पर, किरीट यानी मुकुट, बड़े दृग चंचल, दृग यानी आंखें, यानी सर पर मुकुट और चेहरे पर बड़ी बड़ी चंचल आंखें, और मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जुनाही का मतलब चांदनी, और चेहरे पर मंद हंसी जो है वह चंद्रमा की चांदनी जैसे सुशोभित हो रही है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के सिर पर मुकुट, बड़ी बड़ी चंचल आंखें और मुस्कान चंद्रमा रूपी मुख पर चांदनी के समान चमक रही है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। जय जग मंदिर यानी जैसे जग के मंदिर, दीपक सुंदर, जग के मंदिर में सुंदर दीपक स्थापित हो, श्री कृष्ण वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं इस धरती पर। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ देखिए, श्री ब्रज दूल्हा यहाँ पर कृष्ण को कहा गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि ऐसे जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक श्री कृष्ण हम सब की सहायता करो। सहाय यानी सहायता करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि देव का जो भक्ति स्वरूप है वह दिख रहा। इस कविता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की भक्ति की जा रही है। आइए देखते हैं इस कविता में क्या कुछ विशेष है। इस कविता में सबसे पहले कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। साथ ही इस कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है। ब्रज भाषा से यह कविता बहुत ही सुंदर हो गई है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। ये अलंकार क्या होते हैं, इनका अध्ययन हम अलंकार प्रकरण में करेंगे। इस सवैये में भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, यानी कृष्ण की भक्ति की गई है। साथ ही ध्यान है विद्यार्थियों, जब हम इस कविता का पाठ कर रहे थे तो हमने पाया था कि इस कविता में संगीतात्मकता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह सवैया बहुत ही रोचक और आनंदित करने वाला लगा होगा। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या जाना। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हमने जाना कि देव कौन थे, देव की रचनाएं क्या थी, रचना शैली किस प्रकार की थी। इसके बाद हमने कवि देव का पहला सवैया पढ़ा, जिसमें हमने यह देखा कि कवि देव ने किस प्रकार सौंदर्य वर्णन किया है कृष्ण का। विद्यार्थियों, घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक अनुच्छेद लिखिए। साथ ही अगली वीडियो को समझने के लिए आप घर से कविता संख्या 1 और 2 पढ़कर आएं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 21 पर अंकित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं देव। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले जिन कवित का अर्थ जानने वाले हैं उन कवित के बारे में जानेंगे, यानी उनका प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पहले तथा दूसरे कवित का अर्थ भी जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन कवित को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इन कवित को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला कवित है उसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि कवि ने वसंत ऋतु का इस प्रकार वर्णन किया है जैसे वह एक छोटा बच्चा हो। जैसे आप सभी के घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो सब किस तरीके से उसके
स्वागत में लग जाते हैं, उससे प्रेम दिखाते हैं, उसे प्यार करते हैं, वैसे ही वसंत ऋतु के आने पर पूरी प्रकृति उससे प्रेम कर रही है, उसका स्वागत कर रही है। इसी का मनोहारी वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। कविता की पहली 2 पंक्तियां हैं, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। डार का मतलब होता है डालियां और द्रुम का मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ की डालियां जो हैं वह वसंत ऋतु का पालना बन गई हैं, पालना जिस पर बच्चे को सुलाया जाता है। और नव पल्लव, पल्लव का मतलब होता है पत्ते, तो जो नए पत्ते हैं पेड़ के वे बिछौना नव पल्लव के, और उस पालने में नए पत्ते का बिछौना बिछाया गया है और उस नए बिछौने में वसंत ऋतु को सुलाया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो पेड़ की डालियां हैं वह वसंत रूपी बालक का पालना बन गई हैं और जो नए नए पत्ते हैं वह उसके लिए बिछौना बन गई हैं। सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प यानी फूल, और झिंगोला बच्चे को पहनाया जाने वाला एक कपड़ा होता है जिसे हम झबला भी कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो फूल हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे वसंत ऋतु का पहना जाने वाला छबला हो, वसंत ऋतु का पहने जाने वाला कपड़ा हो। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पंक्ति का अर्थ बनेगा कि वसंत रूपी बालक के शरीर पर जो फूल हैं वे एक झबले का काम कर रहे हैं और उसकी छवि बढ़ा रहे हैं, उसको सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। आगे है, पवन झुलावे के की कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। यहाँ पर आप देखेंगे पवन का मतलब होता है हवा और झुलावे का मतलब झुला रहा है। तो जो पेड़ की जो डालियां हैं जब हवा चलती है तो वो हिलती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पवन जो है वह उसका जो पालना है, वसंत ऋतु का पालना है, उसे झुला रहे हैं। और कैकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता। तो जो वसंत ऋतु आता है तो मोर और तोता तरह तरह की आवाज करते हैं, गाना गाते हैं, तो वे जो क्या कर रहे हैं, बतरावे यानी वे बसंत ऋतु से बातें कर रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पंक्ति का अर्थ होगा कि पवन जो है वह वसंत रूपी बालक को झूला झुला रही है और जो मोर और तोते हैं उससे बातें कर रहे हैं। आगे कोकिल का अर्थ होता है कोयल और हलावे हुलसावे का अर्थ होता है मीठी मीठी बातें करना। तो इस पर जब मोर और तोता वसंत से बातें कर रहे हैं तो कोयल क्या कर रही है, कोयल हलावे हुलसावे कर तारी दे, यानी कोयल जो है वह वसंत रूपी बालक से तालियां बजा बजा कर मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहला रही है। उसको जो है जैसे छोटे बच्चे को बड़े लोग बहलाते हैं ना, ताली बजाकर चुटकी बजाकर, वैसे ही कोयल उसको बहला रही है। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अगली पंक्ति है, पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, इसके अर्थ से ही जो है वह ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ आएगा। यानी यहाँ पर क्या है कि कमल की कली यानी कंजकली नायिका बनकर और लतान यानी जो लता होती हैं उसको सर पर साड़ी के रूप में बनाकर इस प्रकार रखी हुई है जैसे वह नायिका हो यानी वसंत की माता हो। और वह क्या कर रही है, वह पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, और वो जो राई नून से जैसे राई और नमक से नजर उतारते हैं ना, सरसों और नमक से नजर उतारते हैं, वैसे ही जो पराग कण है उसका प्रयोग करके वह वसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरा एक बच्चे का सा माहौल बन गया है और सब लोग उसका स्वागत करने में लगे हैं। आइए अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। आगे है, मदन महीप जू बालक बसंत ताही। मदन महीप का मतलब होता है कामदेव,
यानी मदन महीप, यानी जो कामदेव हैं उसके बालक की तरह ये जो वसंत है, वसंत को कहते हैं कामदेव का जो अग्रदूत। तो जो वसंत है वह कामदेव के बालक हैं, जिसको जगाने के लिए प्रातः ही जगावत गुलाब चटकाई दे, जिसको जगाने के लिए रोज सुबह जो गुलाब हैं वे चुटकी बजाते हैं, उसको उठाने के लिए चुटकी बजाई जाती है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले कवित का अर्थ जानते हैं। कवित संख्या 2। इस कवित में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की चांदनी होती है, और वह चांदनी जब धरती पर पड़ती है तो उसका सौंदर्य कितना खिल जाता है, तो उसका वर्णन करते हुए कवि ने उसकी तुलना राधा के सौंदर्य से की है। राधिका यानी कृष्ण की जो प्रेयसी थी, उनके सौंदर्य से की है। तो आइए विद्यार्थियों, इस कविता को समझते हैं। पहली पंक्ति है, फटिक सिलानी सो सुधार्यों सुधा मंदिर। तो फटिक से जो होता है वह एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो सुधा है, धरती है, वह पूरे क्रिस्टल से बन गई है और क्रिस्टल से उस पर एक मंदिर बनाया गया है। जब चांदनी पड़ती है ना धरती पर, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती चमक रही है। तो ऐसा लगता है जैसे जो धरती है वह एक मंदिर बन गई है। और किसकी मंदिर बन गई है? वह एक क्रिस्टल की मंदिर बन गई है। तो आगे वे कहते हैं, उधी दधी कोसों अधिकाई उगमे अमंद। यानी यहाँ पर देखिए, उधी का मतलब होता है समुद्र और दधी का मतलब होता है दही। और इसका अर्थ यह निकला फिर कि समुद्र की जो लहरें हैं जो ऊपर नीचे चढ़ती हैं, तो उससे झाग जो बन जाता है, तो वह ऐसा लगता है जैसे जो समुद्र है वह दही का समुद्र है, उसमें पानी ना होकर दही हो। आगे वे कहते हैं, बाहर ते भीतर लो भीति ना देखें देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। यानी यहाँ पर भीति का मतलब होता है दीवार। तो जो ऐसी दीवार बन गई है जिससे न तो बाहर कुछ दिखाई देता है और ना ही भीतर, यानी अंदर से बाहर तक कुछ नहीं दिखाई देता। ये जो प्रकृति है उसने सौंदर्य का एक चादर सा फैला लिया है। आगे कवि कहते हैं कि दूध को सो फेन फैल्यो, और जो आंगन है उस पे ऐसा लगता है जैसे दूध का सा फेन जो है वह पूरे फर्श पर फैल गया हो। आगे कवि कहता है कि तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिल होती। और जो तारे हैं वे नवयुवती के समान लग रहे हैं और वे उस दृश्य में खड़े होकर झिलमिल कर रहे हैं, चमक रहे हैं आकाश में। आगे वे कहते हैं, मोतिन की ज्योति मिले मलिका को मरकंद। जैसे मलिका के फूलों को रस मिल गया हो और मोतियों को चमक मिल गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे कवि कहता है, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे। और ये जो आकाश है, आरसी जो है मतलब दर्पण, और ये जो इसकी जो आभा है, जो चांदनी चमकती है, तो आकाश दर्पण जैसा लगता है, शीशे जैसा लगता है। और इस शीशे में, आकाश रूपी शीशे में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और ये जो चांद है वह जब उसमें चमकता है तो वह राधा के सौंदर्य, राधा के मुख जैसा प्रतीत होता है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि ने यहाँ पर राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। इसके बाद अगले कवित में हमने राधिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने जो प्राकृतिक दृश्यों से किया है उसका वर्णन किया है। विद्यार्थियों, घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक एक अनुच्छेद लिखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय आवयोग का तीसरा भाग देखने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था आवयोगों पर संक्रियाएं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, अवयवों का गुणन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। और उसे सीखने से पहले हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि उनके चरण को जानना, कि किस प्रकार से हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अवयवों का गुणन का चरण क्या क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि यदि आपके पास दो अवयव दिए गए हैं A तथा B, और उनके गुणन के लिए आपका सबसे पहला कार्य होगा कि A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये आप सबसे पहले दोनों अवयवों से ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस अवयव को गुणा नहीं कर सकते, और यदि वो बराबर हैं तो फिर हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हमारा दूसरा चरण है, इसके अतिरिक्त गुणनफल अवयव अर्थात प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अवयवों को प्राप्त करने के लिए हम A की पंक्तियों तथा B के स्तंभों को लेकर अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं। यानी कि जब हम ये देख लेंगे कि दिए गए अवयव के स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं, उसके बाद हमारा अगला चरण होगा कि हमारा जो अवयव A की पंक्तियां होंगी तथा B के स्तंभ को गुणा करके हम अवयवों को एक एक करके ज्ञात करेंगे। और हमारा तीसरा चरण होगा कि इसी प्रकार से हम फिर गुणनफलों का योग ज्ञात करेंगे। तो ये 3 चरण हैं जिसके माध्यम से हम अवयवों को गुणा करते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण में 2 अवयव लिए हैं वो है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस अवयव के जो अवयव हैं वो है 2, 5, 8, 10 तथा 4, 40। आइए देखते हैं कि हम इन्हें गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था, सबसे पहला जो गुणा करने का चरण होगा वो होगा ये देखना कि क्या पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्या बराबर है, क्योंकि हमारा जो पहला अवयव है उसमें हमारे स्तंभों की संख्या है 2 और दूसरे अवयव में हमारे जो पंक्तियों की संख्या है वो है 2। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इन अवयवों को गुणा कर सकते हैं, और इन्हें गुणा करने के बाद जो हमें अवयव प्राप्त होगा उस अवयव की कोटि होगी 2 क्रॉस 1। आइए अब हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे गुणा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले अवयव का जो अवयव होगा उसे हम गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के पहले अवयव से, और फिर उसे जोड़ेंगे हमारे पहले अवयव के दूसरे अवयव से, और फिर उसे गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के दूसरे अवयव से, जिससे कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 4 योग 5 गुणे 40। इसी प्रकार से हम इसी चरण को दोबारा करेंगे हमारे दूसरे पंक्ति के लिए, जिसमें कि हम 8 को गुणा करेंगे 4 से, फिर योग करेंगे 10 गुणा 40 से, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 8 गुणे 4 योग 10 गुणे 40, जिसे आप पुनः हल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 4 योग 5 गुणे 40 तथा 8 गुणे 4 योग 10 गुणे 40 बराबर 208 तथा 432, जो कि हमारे प्राप्त किए गए अवयव का अवयव होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने जो दूसरा उदाहरण लिया है उसमें हमारा पहला अवयव है जिसके कि अवयव हैं 1 घटा 1 2 0 3 4, और जो दूसरा अवयव है उसके अवयव हैं 2 7 घटा 1 1 5 घटा 4। आइए अब हम इसे गुणा करना सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया था, गुणा करने का सबसे पहला चरण होगा वो ये होगा ये देखना कि क्या हमारे पहले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है वो हमारे दूसरे अवयव में
पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि हम इस अवयवों को गुणा कर सकते हैं तथा हमारा जो अवयव का गुणन हमें प्राप्त होगा वो अवयव हमारा उस कोटि का होगा जो कि है 3 गुणे 2। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसे अब गुणा करेंगे। तो दोस्तों, इसे गुणा करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पहले अवयव के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 1 गुणे 2 योग घटा 1 गुणे घटा 1 योग 2 गुणे 5। अब हम यही चरण दोहराएंगे हमारे दूसरे स्तंभ के लिए। तो यहाँ पर अब हम हमारे पहले अवयव के पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा अवयव प्राप्त होगा जिसके कि अवयव होंगे 13 तथा 1 गुणे 7 योग घटा 1 गुणे 1 योग 2 गुणे घटा 4। इसके बाद हम अब दिए गए अवयव के पहले अवयव के पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा अवयव प्राप्त होगा जिसके कि अवयव होंगे 13 घटा 2 0 गुणे 2 योग 3 गुणे घटा 1 योग 4 गुणे 5। इसके बाद इसी चरण को हम दोहराएंगे जिससे कि हमें हमारे अवयव का चौथा अवयव प्राप्त हो जाए। अब हम हमारे पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमारा चौथा अवयव भी प्राप्त हो जाएगा जो कि आएगा अवयव जिसके कि अवयव होंगे 13 घटा 2 17 0 गुणे 7 योग 3 गुणे 1 योग 4 गुणे घटा 4, जिसे जब आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों अवयव का गुणन प्राप्त होगा। अवयव जिसका कि अवयव होगा 13 घटा 2 17 घटा 13। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है इसमें हम जो दो अवयवों को गुणा करने वाले हैं इन दोनों की जो कोटि होगी वो होगी 3 क्रॉस 3 की, जिससे कि साफ आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके पहले अवयव के स्तंभ की संख्या है वो बराबर है आपके दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के, तो जिससे कि आप इसका गुणन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पिछले उदाहरण में की गई प्रक्रिया को दोहराते हैं और एक एक करके ज्ञात करते हैं अवयवों का गुणन। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले हमारे पहले अवयव के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 1 योग 3 गुणे 0 योग 4 गुणे 3। ये होगा हमारे प्राप्त अवयव का पहला अवयव। इसी प्रकार से इसी चरण को जब हम दोहराएंगे तो हमें हमारा दूसरा अवयव प्राप्त होगा जब हम पहले अवयव के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा अब 14 हमारा पहला अवयव, 2 गुणे घटा 3 योग 3 गुणे 2 योग 4 गुणे 0 हमारा दूसरा अवयव। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हम हमारे दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के लिए, तो हमें यहाँ पर हमारा तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा 2 गुणे 5 योग 3 गुणे 4 योग 4 गुणे 5। इसी प्रकार से अब हम हमारे पहले अवयव के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा जो चौथा अवयव होगा वो प्राप्त होगा 3 गुणे 1 योग 4 गुणे 0 योग 5 गुणे 3। जब हम हमारे पहले अवयव के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा पांचवा अवयव 3 गुणे घटा 3 योग 4 गुणे 2 योग 5 गुणे 0। इसी प्रकार से जब हम पहले अवयव के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा हमारा छठा अवयव 3 गुणे 5 योग 4 गुणे 4 योग 5 गुणे 5। इसी प्रकार से आप आगे भी इन्हीं चरण को दोहराएंगे जिसमें कि आप
पहले अवयव के तीसरे पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से तो आपको आपका 7वां अर्थात A31 अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 4 गुणे 1 योग 5 गुणे 0 योग 6 गुणे 3। इसी प्रकार से जब आप तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से तो आपको अवयव 3-2 प्राप्त होगा, 4 गुणे घटा 3 योग 5 गुणे 2 योग 6 गुणे 0। और इसी प्रक्रिया को जब आप आगे बढ़ाएंगे अपने तीसरे स्तंभ के लिए तो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा आपका अवयव A33 बराबर 4 गुणे 5 योग 5 गुणे 4 योग 6 गुणे 5। जिन सबको आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों अवयवों का गुणन प्राप्त होगा। 14 शून्य 42, 18 घटा 1 56, 22 घटा 2 70। ये होगा आपके दोनों अवयवों का गुणन जो कि आपने प्राप्त किया है उसके अवयव। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के गुणन के गुणधर्म। यानी कि अब हम सीखेंगे अर्थात जानेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारा साहचर्य नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी 3 अवयवों A, B तथा C के लिए AB को जब आप गुणा करेंगे C से तो आपको वो बराबर प्राप्त होगा A गुणा BC के, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा दूसरा नियम है वितरण नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी 3 अवयवों A, B तथा C के लिए A गुणा B योग C बराबर होगा AB योग AC के तथा A योग B गुणे C बराबर होगा AC योग BC के, जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा तीसरा गुणधर्म है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। प्रत्येक वर्ग अवयव A के लिए समान कोटि के एक अवयव I का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि IA बराबर होता है AI के, जो कि बराबर होगा A के। तो दोस्तों ये थे कुछ 3 गुणधर्म अवयवों के गुणन के लिए, जिसे आप जरूर ध्यान में रखें क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे अवयवों के। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा, ताकि आपको अवयव अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा अवयवों का गुणन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे अवयवों का परिवर्त। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों अभी तक हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग समझेंगे और इस दूसरे भाग में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठ। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के साथ। दोस्तों जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अल्प दूरी से पृथक 2 समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ 2 समान किंतु विपरीत आवेश जिन्हें एक अल्प दूरी 2a से पृथक किया गया है मिलकर बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। इसके अतिरिक्त वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है म्यू बराबर q गुणा 2a, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक होता है
डेबाई, जो बराबर होता है 1/3 गुणा 10⁻29 कूलम मीटर के। आइए अब समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र को हमने मूल बिंदु O पर रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है, यानी विभव जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है वह भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। यानी किसी द्विध्रुव के कारण विभव उसके दोनों आवेशों के कारण विभव का योग होगा। आइए मान लेते हैं कि हमें यहाँ बिंदु P पर विभव का मान प्राप्त करना है, तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वह धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश के कारण विभव का योग होना चाहिए। मान लेते हैं कि बिंदु P की Q से दूरी R1 तथा ऋणात्मक Q से R2 तथा मूल बिंदु O से R है। इसके अतिरिक्त यह बिंदु P मूल बिंदु O से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेश धनात्मक Q के कारण विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, जबकि ऋणात्मक Q के कारण विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक Q बटे R2। दोस्तों, अब अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V बराबर V धनात्मक आवेश के कारण जमा V ऋणात्मक आवेश के कारण। अब V1 तथा V2 का मान रखने तथा इसे हल करने पर समीकरण आता है V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 घटा 1/R2। अब ज्यामिति द्वारा R1 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 घटा 2A R cos थीटा, तथा R2 की घात 2 बराबर होगा R की घात 2 जमा A की घात 2 जमा 2A R cos थीटा। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर R1 के लिए देखें तो दाएं पक्ष से R की घात 2 कॉमन निकालने पर आता है R1 की घात 2 बराबर R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R जमा A की घात 2 बटे R की घात 2। अब हम R को A की तुलना में अत्यधिक बड़ा मान लेते हैं तथा केवल A बटे R के प्रथम कोटि के पदों को ही सम्मिलित करते हैं। तो R1 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R, जबकि ठीक इसी प्रकार R2 की घात 2 आता है R की घात 2 ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R। इसके अतिरिक्त इनका व्युत्क्रम आएगा 1/R1 बराबर होगा 1/R ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों, जिसमें द्विपद समीकरण का उपयोग करके A/R के प्रथम कोटि पदों को सम्मिलित करके आता है 1/R ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R। ठीक इसी प्रकार 1/R2 बराबर होगा 1/R ब्रैकेट 1 जमा 2A cos थीटा बटे R की घात ऋणात्मक 1/2। दोस्तों, इसमें भी द्विपद समीकरण का उपयोग करके और A/R के प्रथम कोटि के पदों को सम्मिलित करके समीकरण आता है 1/R ब्रैकेट 1 घटा 2A cos थीटा बटे R। अब जैसा कि हमने ज्ञात किया था कि बिंदु P पर कुल विभव होगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 घटा R1 घटा 1/R2। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले दोनों समीकरणों से 1/R1 तथा 1/R2 का मान रखें और हल करें तो आएगा V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2a cos थीटा बटे r की घात 2। और क्योंकि तो QA होता है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू या P द्वारा लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर समीकरण बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे r की घात 2। अब P cos थीटा होता है P डॉट r कैप, यानी विभव को लिख सकते हैं V बराबर P डॉट r कैप बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। दोस्तों अब मान लीजिए कि बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित है, तो इस स्थिति में थीटा होगा 0 डिग्री, जिसकी वजह से P डॉट r कैप का मान आता है P, यानी विभव V होगा प्लस माइनस P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की घात 2। इसके अतिरिक्त एक अन्य परिस्थिति जिसमें हम मान लेते हैं कि बिंदु P द्विध्रुव के विषुवत पर स्थित है, यानी यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, जिसके कारण P डॉट r कैप का मान आएगा 0 और विभव V भी हो जाएगा 0। आइए अब समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो दोस्तों एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, यानी आप इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से लेकर आए तो प्रत्येक स्थिति में आपको समान कार्य ही करना पड़ेगा। ऐसे पृष्ठ को कहा जाता है समविभव पृष्ठ। अब जैसे यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण बनने वाले दो समविभव पृष्ठ V1 तथा V2 दर्शाए गए हैं। इन दोनों ही पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्रमशः V1 तथा V2 होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। इसके अतिरिक्त किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा होता है, जबकि दो भिन्न आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक रेखा एक समविभव पृष्ठ को दर्शाती है और दो समान आवेशों के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दोस्तों इनके अलावा समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। इसके अतिरिक्त दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करते, यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। और तीसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव पृष्ठों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। एपिसोड में आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति का परिचय, फिर कक्षा 10वीं में हिंदी का अध्याय देव, फिर कक्षा 12वीं में गणित का अध्याय आव्यूह, फिर कक्षा 12वीं में विज्ञान का अध्याय स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का अध्ययन किया। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम कक्षा 12वीं में अध्याय वैद्युत रसायन और फिर कक्षा 12वीं में अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का अध्ययन करेंगे। एक जरूरी सूचना,
इस एपिसोड को जो हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।